नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। ऐसा लगता है कि मोदी विरोधियों के लिए समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी जम्मू कश्मीर से जो 370 और 35 से हटाई गई थी 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 में, उसके खिलाफ कुल मिलाकर के 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी और इनमें से एक याचिकाकर्ता का पक्ष ले रहे थे कपिल सिब्बल और अकबर अहमद लोन, जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सदस्य हैं। ये 2018 में विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सदन के भीतर लगा दिए थे। उसको लेकर के कपिल सिब्बल को भी सुप्रीम कोर्ट में असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने उनकी भी कैफियत तलब कर ली और ये निर्देश जारी कर दिए कि जब तक अकबर अहमद लोन शपथ पत्र नहीं दे देते हैं कि संविधान में उनकी पूरी आस्था है, और भी कुछ उसमें अ, लाइनें जोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि जो कुछ कहा गया था उसके अनुरूप फिर भी हलफनामा अगले दिन नहीं आया, लेकिन कपिल सिब्बल को जरूर असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा था। अब एक और मोदी विरोधी, प्रशांत भूषण, जो ट्विटर पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं और अक्सर तो अपनी भड़ास ही निकालते रहते हैं। हर मुद्दे पर, हर बयान पर, हर चीज पर उनका ट्वीट आप सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं कि वो किस किस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर वकील हैं, शांति भूषण के बेटे हैं जो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रहे हैं। इसके अलावा ये जब अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, पिता पुत्र, उस समय क्या स्थितियां परिस्थितियां निर्मित की गई थी इनके लिए, और किस तरीके से इनको एक तरीके से बेइज्जत करके, इनके साथ साथ योगेंद्र यादव को भी और कई दूसरों को भी आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ खास नहीं बोलते हैं ये लोग। मतलब इतने आला दर्जे की बेइज्जती के बावजूद अरविंद केजरीवाल का विरोध नहीं करते हैं, उनके खिलाफ ट्विटर ट्विटर नहीं खेलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम करके, क्योंकि ये जो वामपंथी विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं, इनका एक रवैया है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस की जो रीति नीति है, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों और उनके कदमों पर चलने वाले लोगों को तो सहन ही नहीं कर पाते हैं, और यही सब कुछ देखने को मिलता है। अकेले प्रशांत भूषण नहीं, लंबी लाइन है जो इकोसिस्टम का हिस्सा है और जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी। विदेशी मीडिया को भी ये लोग लगातार फीड करते रहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। ये जो एडीआर है, एडीआर जो चुनाव संबंधी आंकड़े जारी करती है, उनका विश्लेषण करती है, उसकी तरफ से ये एक याचिका लेकर के पहुंच गए थे। एडीआर का पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स। और ये जो याचिका थी, इसमें ये मांग की गई थी कि साहब ये जो वीवीपैट पेपर ट्रेल्स है, इनकी 100% गणना की जाए। अब ये मामला 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया गया था, और किन के द्वारा ले जाया गया था? तब मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कमलनाथ, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, और सचिन पायलट,
जो राजस्थान में उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उन्होंने ये मांग की थी कि साहब, ये जो मतदान केंद्रों पर 10% वीवीपीएटी की पर्चियों को सत्यापित करने की व्यवस्था की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 10% की मांग भी मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन हर चुनाव से पहले ये एक आदत बन गई है कि कोई ना कोई याचिका लेकर के पहुंच जाता है जो ईवीएम पर भी सवाल खड़े करता है। वीवीपैट का जो सिस्टम बनाया गया है, अब इस पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। और जितनी वीवीपैट्स जो हैं लगाई जा रही हैं, सबकी 100% जो है वो गणना हो और सत्यापित जो है उसका एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ये मांग को लेकर के पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से ही इनकार कर दिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाएं हर साल भारत के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाती हैं, जबकि चुनाव आयोग जो है वो स्पष्ट कर चुका है और 124 पेज का हलफनामा दाखिल किया है हाल में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। और यहां तक कहा है, उसने दावा किया है कि त्रुटि की कोई भी गुंजाइश पूरी तरीके से ठीक कर दी गई है। तो जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की जो बेंच थी, उसने एडीआर की याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले को नवंबर में हम सूचीबद्ध करेंगे। हम कितनी बार इस तरह के मामलों को निपटाते हैं, इस आधार पर हर साल एक नई याचिका दायर कर दी जाती है। इसके अलावा, यानी इस तरह की याचिकाओं के अलावा भी और कई जरूरी मामले हमारे सामने होते हैं। ये कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। तो प्रशांत भूषण ने ये कहा कि साहब, चुनाव नजदीक आ रहे हैं 5 राज्यों में और इसकी तो तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। तो इस पर पीठ ने उनसे ये पूछ लिया कि प्रशांत भूषण जी, ये मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा? इसमें कोई शीघ्रता नहीं है। इसे उचित समय पर, यानी जो सही समय है, जो तरीका है, उसी तरीके से आने दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा इनसे कि उन्हें प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं। याचिका को नवंबर के लिए सूचीबद्ध करिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा इन्होंने कि इस याचिका को निरर्थक मत बनाइए। ये मुद्दा जो है लोकतंत्र की जड़ तक जाता है। तो इस पर जो है पीठ ने ये कहा प्रशांत भूषण से कि चुनाव आयोग ने ऑलरेडी एक हलफनामा दाखिल कर दिया है। सभी संभावित त्रुटियों को ठीक करने का उन्होंने दावा किया है और हम आपकी इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने क्या कहा है इन 124 पेजों में, जरा ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें ये कहा गया है कि कैसे अतीत में वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन को बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समय समक्ष याचिकाएं दाखिल की गई थी। और आयोग ने कहा कि आज तक वीवीपैट पर्ची की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं देखी गई। और ये याचिका जो एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण लेकर के गए हैं, ये एक ऐसे समाधान खोजने की प्रकृति प्रतीत होती है जहां कोई समस्या ही मौजूद नहीं है। यानी ये ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए कह रहे हैं जो समस्या है ही नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी और कहा कि खारिज नहीं की, मतलब इसको तत्काल उस पर सुनवाई के लिए वो तैयार नहीं हुई।
और जो इनकी तरफ से पेश हुए अमित शर्मा, उन्होंने आयोग ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें ये कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा के हर आम चुनाव से पहले ऐसी याचिकाएं बिना किसी तथ्य के या नए तथ्यों के सामने आ जाती हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि इस तरह की निराधार याचिकाएं पहले से चल रही चुनाव की व्यापक तैयारियों से पहले अनिश्चितता पैदा करती हैं। तो ये प्रशांत भूषण को एक तरीके से आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये पूछ लिया कि आखिर इसकी तत्काल सुनवाई की जरूरत क्या है, ऐसी क्या इमरजेंसी है। मैं इसमें कुछ तथ्य जोड़ना चाहता हूं और प्रशांत भूषण जैसों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की याचिकाओं की जो बाढ़ आती है बार बार, और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। ये वो ताकतें हैं जिनको ये बहुत अच्छे तरीके से यकीन है कि हर बार और बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ही जन समर्थन और मत मिलना है देश में। राज्यों में कहीं कहीं कुछ उलटफेर होते हैं, लेकिन ये जो उलटफेर होते हैं यही तो इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के जरिए कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है। अगर ईवीएम के जरिए गड़बड़ी की जाती तो ये प्रशांत भूषण और जिसने दूसरे सीनियर अधिवक्ता बार बार याचिका लेकर के वीवीपैट को लेकर के और दूसरी चीज़ों की शिकायतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये ना पहुंचते। तो ये बताएं कि अगर वीवीपैट से या ईवीएम से खेल किया जाता तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार क्यों बनती, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री क्यों होते, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों होते, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों होते, झारखंड में हेमंत सोरेन क्यों मुख्यमंत्री बन जाते, कर्नाटक में अभी सिद्धारमैया क्यों चीफ मिनिस्टर बन जाते और डी के शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते, केरल में वामपंथियों की सरकार क्यों बन जाती दोबारा, पी विजयन फिर से क्यों मुख्यमंत्री बन जाते, उड़ीसा में नवीन बाबू कितने सालों से चुने जाते रहे हैं, वहां भी उलटफेर करा देती भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए अगर कोई गड़बड़ी ही हो रही होती। इसी तरीके से पंजाब में भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बन जाती, राजस्थान में अशोक गहलोत क्यों बनते, मध्य प्रदेश में तब कमलनाथ क्यों बनते। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एक ही साथ चुनाव हुए थे, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और कांग्रेस जीत गई थी। तमिलनाडु में एम के स्टालिन मुख्यमंत्री क्यों बन जाते, या तेलंगाना में केसीआर के चंद्रशेखर राव क्यों बनते, और पश्चिम बंगाल में निरंतरता में तीसरी बार ममता बनर्जी क्यों बनती। तो हर बार ये एक तमाशा किया जा रहा है, हर बार हमारे चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, वीवीपैट तक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वो दिल्ली में सौरभ भारद्वाज वाला ड्रामा तो आपको याद होगा ही, पता नहीं कहाँ से ईवीएम की एक फर्जी मशीन ले आए थे और उसमें जो है ये दावा कर रहे थे खड़े होकर के विधानसभा में कि इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। फिर चुनाव आयोग ने एक तारीख और समय रख दिया कि जिसको ये वहम है, जो जो इस तरह का वहम फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जरा वो आ जाएं और जो अधिकृत ईवीएम मशीन है उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करके दिखा दें। नहीं पहुंचे तो हर बार ये हर आम चुनाव को, लोकसभा चुनाव को संदिग्ध बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जो कड़ा रुख अपनाया है, प्रशांत भूषण के कलेजे को जरूर थोड़ी ठंडक पड़ी होगी इस खिंचाई के बाद, या जो सवाल
कठिन सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।